मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि को धारण किया, लेकिन दुर्भाग्य से 14 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी का देहावसान हो गया। उनके देहावसान के उपरांत मुगल मराठा साम्राज्य पर निरंतर दबाव बनाने लगे और यहाँ से जिस तरह मुगल मराठा संघर्ष का आरंभ हुआ, उसका अंत उस वक्त हुआ जब औरंगजेब ने शिवाजी के पौत्र शाहू को छत्रपति के रूप में स्वीकार न कर लिया। हम यह पाते हैं कि मराठा साम्राज्य का योग्य पेशवाओं के अधीन निरंतर उत्कर्ष होता रहा और ये लोग उत्तर भारत की राजनीति में भी अब अपना दखल रखने लगे। यहाँ तक कि मुगल शासकों पर भी मराठों का अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजय हो गई। इन पराजय के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तब मुख्य रूप से हमें ये जानने को मिलता है कि मराठों को छापामार युद्ध करने का अनुभव था, उन्हें मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव नहीं था। इसी वजह से वे अहमद शाह अब्दाली के हाथों परास्त हुए और इसके बारे में बिपिन चंद्र का एक प्रमुख कोटेशन हमें पढ़ने को मिलता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में कौन राज्य करेगा और कौन राज्य नहीं करेगा। यानी मराठा शक्ति यहाँ पर कमजोर हुई, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी और कालांतर में जो यूरोपियंस भारत में आए थे, अंग्रेज आए थे, उनके साथ उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक मराठा अपनी शक्ति को बनाए रखे और यहीं से उनका फिर पराभव हमें देखने को मिलता है। आइए हम लोग बात करें कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी के पश्चात किन किन लोगों का शासन रहा और मराठा साम्राज्य किस तरह से संचालित हुआ और इन लोगों ने मुगलों के साथ किस तरह का संघर्ष किया। शिवाजी के निधन के उपरांत उनका पुत्र संभाजी उनका उत्तराधिकारी बना, लेकिन संभाजी में शिवाजी जैसी योग्यता नहीं थी। वह एक विवेकहीन नवयुवक कहा जाता था। अनेक सरदार उसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे लोग चाहते थे कि शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम, जो उस समय अल्पवयस्क थे, उन्हें गद्दी दे दिया जाए। लेकिन अंततः इस रस्साकसी में संभाजी सफल हुए और जुलाई सन 1680 में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। अप्रैल में शिवाजी का देहांत हुआ था, जुलाई में संभाजी का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन दरबार में गुटबाजी अपने चरम पर रहा और इस अवधि में संभाजी ने निरंतर अपने विरोधियों का दमन किया, लेकिन शासन प्रशासन में वे अक्षम दिखलाई पड़े, क्योंकि उज्जैन के एक ब्राह्मण जिसका नाम कवि कलश था, उस पे वे पूरी तरह से आश्रित हो गए थे। इसलिए मराठा साम्राज्य के अंदर निरंतर वैमनस्य बढ़ता चला गया। और इस दौरान जब हम मुगल मराठा रिलेशन की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने 2 मर्तबा अपना राज्याभिषेक किया था। पहली मर्तबा 1658 में और दूसरी मर्तबा 1659 में। वहां से लेकर 1707 तक, यानी मुगल शासकों में सर्वाधिक दीर्घ काल तक अगर किसी ने शासन किया तो वह औरंगजेब था। अकबर दूसरे नंबर पर था। और जिस तरह से औरंगजेब लंबे समय तक शासन करता रहा, उसके पुत्रों को ऐसा लगा कि उन्हें मौका कब मिलेगा। हम सब जानते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हुआ, उस समय उसके 4 पुत्रों के बीच भी उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ
और इस संघर्ष में बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम विजयी रहा, जिसकी अवस्था उस समय 62 साल की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब ने काफी दीर्घ काल तक शासन किया था। औरंगजेब के शासन काल में उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया। वह अपने साथ एक राजपूत दुर्गादास राठौर को भी साथ लिए हुए था और ये दोनों जाकर दक्कन में संभाजी से मिले। यह अलायंस यानी अकबर जो कि औरंगजेब का पुत्र था, दुर्गादास राठौर और संभाजी का जो ये गुट था वह औरंगजेब के लिए घातक हो सकता था। इसलिए इस विद्रोह का दमन करने के लिए औरंगजेब खुद दक्कन पहुंचा और दक्कन पहुंचकर सर्वप्रथम उसने मराठा शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर पर अधिकार कर लिया। जंजीरा के सीदियों और यूरोपियंस को भी औरंगजेब ने अपने पक्ष में किया और इस तरह जो औरंगजेब मराठा संघर्ष हुआ उसमें अनेक स्थानों पर मराठों की पराजय हुई। ऐसी स्थिति में संभाजी ने संगमेश्वर के किले में अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन एक मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर को चारों ओर से घेर लिया और अंततः संभाजी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र और कुछ मंत्रियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे स्थिति में संभाजी ने जब औरंगजेब के विरुद्ध कुछ अपशब्द कहे तब 1689 में संभाजी की हत्या कर दी गई। अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई, लेकिन संभाजी के पुत्र शाहू और उनकी पत्नी येसुबाई भी यहाँ पर से निकल आई और मराठों का नेतृत्व अब शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम के हाथों में आ गया। राजा राम के व्यक्तित्व के बारे में यह कहा जाता है कि वह भी एक दुर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, लेकिन तत्कालीन समय में सरदारों ने राजा राम को अपना समर्थन प्रदान किया। दूसरी ओर औरंगजेब संभाजी के दमन के पश्चात राजा राम को भी अरेस्ट करना चाहता था। राजा राम ने अपने आप को रायगढ़ के किले में सुरक्षित किया और इसे सुरक्षित करने में कहा जाता है संभाजी की पत्नी येसुबाई और की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने राजा राम को ऐसी स्थिति में कि रायगढ़ उसके लिए सुरक्षित नहीं है, उसे विशालगढ़ के किले में भेजा, जहां बाद में हम देखते हैं कि रायगढ़ पर मुगल सेनापति जुल्फिकार खां का अधिकार हो गया और उसने येसुबाई जो कि संभाजी की पत्नी थी तथा शाहू जो कि संभाजी का पुत्र था, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। राजा राम यहाँ से जिंजी के दुर्ग में गए, वहां पर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया और ऐसी स्थिति में जब स्थान स्थान पर मुगल और मराठे आपस में संघर्षरत रहे, ऐसे समय में मराठा सरदार और सामान्य जन अपने राष्ट्र और राजा की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सतत रूप से तैयार रहे। यह कहा जाता था कि मराठे कभी कर्नाटक में थे तो कभी महाराष्ट्र में थे, मराठे कभी सभी जगह थे तो कभी कहीं भी नहीं थे और महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था। प्रत्येक घर मराठा सैनिक का सुरक्षा स्थल था और प्रत्येक गांव मुगलों के विरुद्ध एक किला था। इस तरह का संघर्ष मराठों ने मुगलों के विरुद्ध करने का निश्चय किया। राजा राम जिंजी से सतारा गए और इसको कुछ इतिहासकारों ने चूहा और बिल्ली का खेल भी कहा, जिस तरह मुगल मराठा संघर्ष कर रहे थे। अंततः राजा राम
जो कि शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे, वे संघर्षरत रहते हुए 1700 में वे स्वर्गवासी हो गए, उनका देहांत हो गया। ऐसे स्थिति में राजा राम की विधवा, जिनका नाम ताराबाई था, उन्होंने मोर्चा संभाला। वह एक साहसी महिला के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से उन्होंने संघर्ष जारी रखा। इस समय तक मुगलों ने सतारा, पन्हाला, विशालगढ़, सिंहगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन 1704 में मराठे सतारा को जीतने में असफल रहे। गुजरात पर भी उन्होंने अटैक किया और पश्चिमी समुद्र तट के अनेक शहरों में उन्होंने लूटमार की। यहाँ तक कि दक्षिण कर्नाटक पर भी अधिकार करने में वे सफल रहे। अंततः औरंगजेब भी काफी उम्रदराज हो चुका था, इसलिए उसने मराठों के साथ समझौता करने का निश्चय किया और 1703 में उसने शिवाजी के पौत्र शाहू को, जो उन्हीं की शरण में था, उसे छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया। उसे 6 सूबों से चौथ यानी 1/4 और सरदेश मुखी यानी 1/10 टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया। शाहू को यह कहा गया कि वह मुगलों की अधीनता को स्वीकार करेगा। सरदारों से यह कहा गया कि उन्हें उपाधियां दी जाएगी और इसके एवज में उन्हें यह वायदा करना था कि वे दक्षिण में शांति को बनाए रखेंगे तथा शाहजादा कामबख्श को औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन औरंगजेब को जब यह पता चला कि मराठे उसकी हत्या करने पर उतारू हैं, तो उसने इस समझौते को रद्द करने का भी प्रयास किया। लेकिन इसी दरमियान 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम बना। 62 वर्ष की अवस्था में संघर्ष करने के पश्चात, क्योंकि मुगलों में एक परंपरा पड़ चुकी थी कि अब उत्तराधिकारी सीधे तौर पर काबिज नहीं होगा, बल्कि उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत औरंगजेब ने ही शाहजहां के शासनकाल में कर दी थी। बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम ने षड्यंत्र पूर्वक शाहू को रिहा कर दिया और शाहू दक्कन में आए और उन्होंने अपनी चाची ताराबाई से अपने राज्य की मांग की। ताराबाई सीधे तौर पर शाहू को राज्य देने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से उसने विधिवत राज्याभिषेक कर दिया था। लेकिन शिवाजी के पौत्र शाहू ने कुछ मराठा सरदारों को अपने पक्ष में मिलाया और अंततः ताराबाई को परास्त करते हुए 22 जनवरी सन 1708 को उसने अपना राज्याभिषेक कराया। लेकिन ताराबाई का प्रतिरोध अब भी जारी रहा। शाहू छत्रपति के रूप में जाने गए और उनका जो शासनकाल रहा 1708 से 1749 की अवधि तक रहा। कहा जाता है कि शिवाजी के पश्चात योग्य मराठा शासकों में सर्वाधिक योग्य शाहू ही थे। उनके समय में पुनः मराठा शक्ति का उदय हुआ और भारत की राजनीति में मराठों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाना शुरू किया। शाहू के समय में पेशवा का पद बेहद महत्वपूर्ण हो गया। शाहू ने पेशवा के अधिकारों में वृद्धि कर दी और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेशवा के हाथों में अब वास्तविक शक्ति आ गई तथा मराठा राज्य का संचालन पेशवाओं ने करना शुरू कर दिया था। इसके आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि पेशवाओं के अधीन किस तरह से मराठा शक्ति आगे बढ़ी। थैंक यू।